हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। इसके लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोकेमिस्ट्री डिस्कस की थी। थर्मोकेमिस्ट्री का एक वीडियो लेके आया था मैं। आज हम इसका पार्ट 2 लेके आ गए हैं थर्मोकेमिस्ट्री का, और समझते हैं देखिए थर्मोकेमिस्ट्री को आगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, रटना नहीं है, समझना है। समझना अगर तुम समझ जाओगे बढ़िया तरीके से तो इसको कभी भी आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। तो देखिए भाई, थर्मोकेमिस्ट्री क्या चीज़ होती है ये तो हम डिस्कस कर ही चुके थे कल। ठीक है ना, हमने क्या बोला था कि भाई थर्मोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जहाँ हम क्या करते हैं, हीट चेंज ऑफ रिएक्शन में होने वाले या किसी भी केमिकल रिएक्शन में होने वाले हीट चेंज को देखते हैं, चाहे वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही हो या फिर एमिट हो रही हो। ठीक है, उसके हीट चेंज को हम डिस्कस करते हैं। उसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री बोलते हैं। सिंपल सी बात। उसके बाद हमने जब हीट चेंज की बात कर ली थी तो नेक्स्ट बात हमने क्या की थी, हमने बोला था कि रिएक्टेंट जो होता है, इस तरीके से कोई रिएक्शन लिख के बताई मैंने, है ना। और इस रिएक्शन में मैंने क्या बोला कि भाई रिएक्टेंट के साइड में बॉन्ड क्या होती है, ब्रेकिंग होती है, और प्रोडक्ट साइड में बॉन्ड क्या होती है, फॉर्म होते हैं। ठीक है ना। अगर रिएक्टेंट के साइड में बॉन्ड टूट रहे हैं तो बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है, आपको एनर्जी चाहिए होगी। और बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा। उसके बाद हमने क्या बात की थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, जो हीट होती है क्यू। ये क्यू जो है, हीट ऑफ रिएक्शन जिसे आप बोल रहे हो, ये क्यू क्या है, क्यू जो होता है थर्मोडाइनमिकली हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो पढ़ा है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस हमारा क्या होता है, डब्लू होता है। ठीक है, और डब्लू है वर्क डन होता है, और डब्लू को हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू जो निकल के आती है पीडीबी से निकल के आती है। इसका मतलब क्यू इक्वल टू हुआ यू प्लस पीडीबी। मैंने फिर बात की थी इस क्यू को जब हमको कैलकुलेट करना होगा, हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर हम इसे एट कांस्टेंट प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम को अगर आप कांस्टेंट रखते हो, वॉल्यूम को अगर आप क्या रखते हो, कांस्टेंट रखते हो, तो ऐसी रिएक्शन हमारी क्या होती है, क्लोज वेजल में या बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर करवाई जाती है। ठीक है ना। जब भी आप क्या रखोगे, वॉल्यूम को क्या रखोगे, कांस्टेंट रखो, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब क्या, बंद है सिस्टम। ठीक है, तो आपका ऐसा रिएक्शन बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर करवाई जाती है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। और अगर हम क्या कराते हैं, ओपन सिस्टम के अंदर करवाते हैं, मोस्टली रिएक्शन हम ओपन सिस्टम के अंदर ही करवाते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या रहता है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहता नहीं है, तो क्या कांस्टेंट रहता है भाई, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। और प्रेशर अगर कांस्टेंट रहता है तो उस केस में क्या होता है, जो क्यू होता है, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, यू प्लस हम इसे क्या लिख देंगे, पी भी लिख देंगे। ठीक है, डी, क्योंकि इसको भी डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे तो क्यू पी जो आएगा, तुम्हारा जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, डी एच के बराबर आ जाएगी। यानी कि उस केस में हम उस सिस्टम की क्या डिस्कस करते हैं, एंथैल्पी डिस्कस करते हैं। और एंथैल्पी को मैंने तुमको बताया था, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम जब भी हम डिस्कस करेंगे, डेल्टा एच की जब भी हम बात करेंगे, ठीक है, तो हम जब भी इस डेल्टा एच की बात करेंगे तो हम इसे कैसे निकालते हैं डेल्टा एच को, तो डेल्टा एच आपको पता है कि एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस पी बी होता है। तो डी एच इज इक्वल टू क्या होगा, डी यू प्लस पी डी बी होगा। और ये जो डी एच की वैल्यू है, ये अगर जीरो हो जाए तो रिएक्शन थर्मोन्यूट्रल, अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो सिस्टम में जो रिएक्शन होगी वो कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक, और अगर ये निगेटिव रहे तो तुम्हारी रिएक्शन कैसी होगी, एक्जोथर्मिक। ये हमने बात की थी। अब रिएक्शन को लिखने का तरीका क्या है भाई, एक्जोथर्मिक, एंडोथर्मिक। डेल्टा एच जीरो हो गया तो बात खत्म, वहाँ से क्या होगी, थर्मोन्यूट्रल रिएक्शन होगी। दो चीज़ें हमने देखी कि डेल्टा एच तुम्हारा पॉजिटिव आ जाए, इसको रिएक्शन में हम कैसे लिखेंगे, इस रिएक्शन को हमने क्या बोला भाई, रिएक्शन में ये आ जाए तो एंडोथर्मिक बोला, है ना। रिएक्शन के लिए अगर ये ऐसी आ जाती है वैल्यू तो हमने क्या बोला, एंडोथर्मिक बोला। इस रिएक्शन को हमने एंडोथर्मिक बोला। फॉर एग्जाम्पल जैसे CO2 गैस है, ठीक है, यहाँ से कार्बन बना, ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा क्या बना, O2 बना, ठीक है, ये बना। इस केस में हम रिएक्शन को लिखेंगे, ठीक है, इसके लिए जो एनर्जी निकल के आती है, ठीक है, 393.5 किलो जूल के करीब आती है ये एनर्जी। ठीक है, इसको अगर हम लिखेंगे तो ये रिएक्शन है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करके, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, माइनस का 393.5 किलो जूल। ठीक है, ये लिख देंगे। रिएक्शन में ऐसा लिखा होगा तो आप समझ जाओ कि ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर इसी को आप उल्टा लिख देते हो, कार्बन और ऑक्सीजन ये मिलके बना रहे आपका CO2 बना रहे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कैसा लिखा होगा, प्लस का 393.5 किलो जूल लिखा होगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रिएक्शन है ये कैसी है, ये आपकी
ऊपर वाली क्या थी, एंडोथर्मिक है, ये वाली क्या है, एक्सोथर्मिक है। और इसी रिएक्शन को हमने अपोजिट का रिवर्स, ठीक है, रिवर्स किया तो ये वैल्यू ये क्या है, सेम रहेगी, ठीक है, ये वैल्यू सेम रह रही है। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको लाप्लास लॉ से हम पढ़ते हैं कि जो रिएक्शन होगी अगर उसी को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाओगे तो मैग्नीट्यूड जो रहता है, ठीक है, हीट का, हीट चेंज का, वो तो सेम रहता है, बस साइन में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। इस बात को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो ये बात हमने देखी हुई थी, ठीक है, तो ये बात को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट चीज़ को देखते हैं आगे। तो देखिए भाई, आगे जो हमको डिस्कस करना है उसको आप समझना। हमको देखना है रिलेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या रिलेशन बन के आता है, उस चीज़ को हम क्या करते हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ज़रा सा देखिए, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई अगर आपके पास कोई कंटेनर है, ये आपका कोई कंटेनर हो गया, ठीक है, इस कंटेनर का क्या है, अगर आप मानते हो कि भाई प्रेशर कांस्टेंट है, मान लो आपने कंडीशन लगा दी कि प्रेशर भाई कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब क्या है, इसमें जो भी है इसके अंदर कोई भी रिएक्टेंट है उनका वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा। वॉल्यूम जा रहा होगा आपका V1 से लेके V2, ठीक है, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक जा रहा होगा, V1 से लेके V2, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम जो निकल के आएगा, dV जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा V2 माइनस V1 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम इसकी बात करते हैं क्या, अगर हम इसके लिए Q लिखते हैं, हीट का फॉर्मूला लिखते हैं, तो Q इज इक्वल टू तो क्या होता है U प्लस PdB होता है फॉर्मूला आपका, ठीक है ना। तो अभी क्या है आपका, अभी आपका प्रेशर रह गया, अभी आपका क्या हो गया, प्रेशर हो गया कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो आपने क्या लिखा इस रिएक्शन को भाई, DU प्लस D, और यहाँ से आपने P भी लिखा, तो आप यहाँ से लिख सकते हो इसको क्या, QP इज इक्वल टू लिख सकते हो DU प्लस PB, और इसे हम लिख देते हैं DH। तो QP की वैल्यू आप लिख सकते हो DH के बराबर। अगर इसी सिस्टम में, अगर ये सिस्टम कैसा होता, मान लो इसका वॉल्यूम क्या होता, कांस्टेंट होता। अगर वॉल्यूम क्या रहता, कांस्टेंट रहता, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता, तो हम इसको कैसे लिखते भाई, Q इज इक्वल टू लिखते हैं U प्लस PdB, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो dB हो गया 0, ठीक है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिफरेंशियल क्या रहेगा, dB क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U, और ये तो गया ख़त्म, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब अगर डिफरेंशियल करोगे तो DU हो जाएगा, ठीक है। तो DU हो जाएगा, तो Q अगर हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो ये किसकी, ये वैल्यू किसके बराबर आ गई तुम्हारी, DU के बराबर आ गई, है ना। अभी आपने क्या रखा, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, प्रेशर को कांस्टेंट रखा, तो ये आ गई तुम्हारी एंथैल्पी। आपको बताया भी था ये चीज़, ठीक है। अब क्या हुआ, आगे देखो, आगे अगर मैं इसमें फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, अगर आइडियल गैस इक्वेशन लगाता हूँ, आप जानते हो भाई PB इक्वल टू लिखता है nRT, है ना। आइडियल गैस इक्वेशन क्या लिखते हैं, PB इक्वल टू nRT। अब अगर मैं यहाँ पे क्या रखूँ, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को देखूं, तो क्या निकल के आएगा मेरा फॉर्मूला, देखो P del V इज इक्वल टू डेल nRT, ये हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है, डेल लिख सकते हो आप, ठीक है, D भी लिख सकते हो, डेल भी यहाँ पे लिख सकते हो, ये निकल के आया। अब आप जानते हो, देखो अगर मैं क्या लिखता हूँ, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम लिखता हूँ, किसी रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होती है, H इक्वल टू U प्लस PB होता है। और इसको अगर मैं DH के फॉर्म में लिखूँ, डेल H लिखूँ, डेल H इक्वल टू डेल U प्लस P डेल B, यही लिखते हैं हम इसको, है ना। हम क्या लिखते हैं इसको, इस फॉर्मूले को अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ तो लिखूंगा मैं डेल्टा H इक्वल टू डेल U प्लस P डेल्टा V,
ठीक है। अब देखो भाई इस इक्वेशन को, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल बी लिखता हूँ, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें आपने क्या रखना है, पी डेल बी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ पी डेल बी इन इक्वेशन फर्स्ट रख दो भाई। इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो डेल एच कितना आ जाएगा आपका, डेल यू प्लस पी डेल बी के बदले आप क्या लिख दोगे, डेल एन आर टी। तो ये बन के आ गया भैया रिलेशन, ठीक है ना, ये बन के आ गया रिलेशन। अब इसी रिलेशन को, क्योंकि आप जानते हो देखो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम इसे क्या बोल रहे, डी यू, और इसे क्या बोल रहे, डी एच बोल रहे, ठीक है ना। और आप क्या लिख सकते हो, इसी को आप इसी इक्वेशन को अरेंज करके और आप क्या लिख सकते हो, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि भाई आपने क्या लिख दिया, इसको एक दूसरे फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करके लिख सकते हो, डी एच माइनस डी यू इज इक्वल टू डेल एन आर टी, ये भी रिलेशन वैलिड माना जाएगा। और अगर आप इसको इनकी फॉर्म में लिखना चाहते हो, क्यू पी वाले के फॉर्म में लिखना चाहते हो, हीट के फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो डी एच को मैंने क्या लिखा था, क्यू पी, है ना, डी यू को क्या लिखा था, क्यू बी इक्वल टू डेल एन आर टी, ये हमने लिखा। और हम इसे क्या लिख सकते हैं, और हम इसे क्या लिख सकते हैं भाई, क्यू पी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल एन आर टी प्लस क्यू बी, ठीक है। ये जितने भी फॉर्म हैं ये सब क्या निकल के आते हैं, रिलेशन निकल के आते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, रिलेशन हैं भाई, ठीक। ये सारे के सारे क्या आएंगे, रिलेशन निकल के आ जाएंगे इनके बीच में, ठीक है। तो ये रिलेशन हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। इस रिलेशन को देखो, ये इक्वेशन चाहे ये वाली इक्वेशन हो, कुछ मान लो इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ठीक है। ये सारी रिलेशन जो हैं, ये जो इक्वेशन निकल के आई है, यही क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं हीट ऑफ रिएक्शन का कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट आपके वॉल्यूम के साथ, ठीक है। ये रिलेशन निकल के आता है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, आ सकता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये रिलेशन, ठीक है। तो इस रिलेशन को आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। तो अब देखो जो ये रिलेशन निकल के आया है, डी एच इक्वल टू डी यू प्लस डेल एन आर टी, इसमें जो डेल एन है, ये देखिए इसकी वैल्यू किस तरीके से हो सकती है। अगर इस डेल एन की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो अलग अलग वैल्यू इसकी आ सकती है। एक वैल्यू इसकी क्या आ सकती है, 0 आ सकती है, एक आ सकती है इसकी प्लस वैल्यू, और इससे डेल एन की वैल्यू आ सकती है नेगेटिव, ठीक है। तो देखो अगर मैं डेल एन, ठीक है, इसको डेल एच मत समझना, डेल एन है, ठीक है, ये एच है, दोनों अलग अलग हैं, ध्यान में रखना। इस डेल एन की वैल्यू, ठीक है, डेल एन क्या है एक्चुअल में, नंबर ऑफ मोल्स कितने चेंज हो रहे हैं, ये है क्या चीज़, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालेंगे इसको, निकालने का सिंपल तरीका है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट के साइड में जो भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, है ना, ये आप निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अगर ये क्या होते हैं, बाई चांस ये बराबर होते हैं दोनों साइड, तो डी एन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर प्रोडक्ट के साइड में ज़्यादा होते हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर रिएक्टेंट के साइड में ज़्यादा होता है डेल्टा एन, तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है, डेल्टा एन की वैल्यू। ये वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, एन पी माइनस एन आर करके। अब देखो अगर ये 0 होता है, तो 0 होता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में डी एच बराबर डी यू हो जाएगा, है ना। केस नंबर फर्स्ट में क्या होगा, अगर ये 0 होता है तो डी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू हो जाएगा। दूसरी बात, अगर ये डी एन जो है, ये डेल एन जो है, ये पॉजिटिव आ जाता है, बाई चांस मान लो ये पॉजिटिव आ गया, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है आपकी, तो क्या होगा, देखो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, देखो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी तुम्हारी किससे, डेल यू की वैल्यू से, ठीक है। तो उस केस में क्या होगी, रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो ग्रेटर होगी, और क्या होगी, इंटरनल एनर्जी कम होगी। और तीसरी बात, अगर ये वैल्यू क्या आती है, डेल एन की वैल्यू नेगेटिव आती है, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो डेल्टा एच क्या करोगे, डी यू में से माइनस करोगे, तो ये वैल्यू ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डी यू उस केस में ग्रेटर हो जाएगा डेल एच से, ठीक है, बात समझ में आ गई।
तो हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को इस तरीके से चेंज होते हुए देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा एच के लिए ये रिलेशन था, उसमें मैंने बताया कि आपको क्या करना है, जो डेल एन है, डेल एन को आप चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, डेल एन को हमने बोला चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स से निकालते कैसे हैं भाई, रिएक्टेंट के साइड में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। ये एक रिएक्शन लिखी हुई है A + B, ये आपको C + D दे रहा है। इस साइड में भी कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे, 1 2 इस तरीके से कोई भी आपका लिखा होगा, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हो, और इस साइड में भी कुछ नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए हैं। यदि ये बराबर हो जाते हैं तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है 0। उस केस में उस रिएक्शन के लिए जो डेल एच होगा वही उसका क्या होगा, DU होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं तुम्हारे डेल्टा एन की वैल्यू अगर क्या आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है। पॉजिटिव कब आएगी, जब प्रोडक्ट के साइड में ज़्यादा होंगे तब आएगी ऑब्वियसली, ठीक है ना, क्योंकि प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट वाला माइनस कर रहे हो। तो डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी डेल यू से। और तीसरी बात, अगर यही काम क्या होता है, यहाँ पे क्या है, डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव कब आएगी, जब रिएक्टेंट साइड में ज़्यादा होंगे तब नेगेटिव आएगी, सिंपल सी बात। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो DU हो जाएगा वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, DH की वैल्यू से, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये बात आपको इतनी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर ये बात आ गई है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है, किरचॉफ इक्वेशन, ठीक है। इस रिलेशन के बाद अब हमारा जो टॉपिक आएगा वो क्या होगा, किरचॉफ इक्वेशन। तो किरचॉफ इक्वेशन क्या बताता है, देखिए सबसे पहले होती क्या चीज़ है, इस टॉपिक को बुक्स में ये भी लिखा जाता है, वेरिएशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, वेरिएशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ हीट ऑफ रिएक्शन का क्या वेरिएशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ लॉ बोलते हैं, सिंपल सी बात। अब देखिए भाई, किरचॉफ लॉ जो हीट ऑफ रिएक्शन होता है उसके अगर हम बात करें, हीट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बताया था हम कहाँ कहाँ पे निकाल सकते हैं इसको, कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी निकाल सकते हैं, और कांस्टेंट हम किस पे निकाल सकते हैं, प्रेशर पे भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं H मतलब क्या है, एंथैल्पी है। एंथैल्पी किस किस का फंक्शन होता है भाई, एंथैल्पी किस किस का फंक्शन है, तो सबसे पहली बात आप जानते हो, एंथैल्पी जो हम निकालते हैं वो क्या कांस्टेंट करते हुए निकालते हैं, प्रेशर कांस्टेंट करते हुए। तो प्रेशर और किसका फंक्शन हो गया, टेम्परेचर का फंक्शन हो गया। दूसरी बात, अगर हम यही इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो इंटरनल एनर्जी किस किस का फंक्शन है, तो आप जानते हो इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन होता है। क्यों, क्योंकि ये बात तो मैं आपको सीधी सीधी बता चुका हूँ भाई, जो तुम्हारी इंटरनल एनर्जी होती है वो किसके साथ लाई करती है, जब इंटरनल एनर्जी कब निकालते हैं किसी रिएक्शन के लिए, जब आपका क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, बताया था भाई, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। Q क्या होता है, U + PdV होता है, ठीक है। dV की वैल्यू को अगर 0 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, DU आ जाएगी, सिंपल सी बात आ जाएगी ना, Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, DU। जब कब होगा, वॉल्यूम जब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो फंक्शन किसका है, वॉल्यूम का। इस तरीके से ये किसका फंक्शन है, एंथैल्पी, प्रेशर का, और साथ साथ में क्या होगा, टेम्परेचर का भी ये क्या होगा, फंक्शन होगा। अब इस एंथैल्पी देखो, इनको दोनों तरीके, यहाँ से निकालो, चाहे रिएक्शन को आप इसकी फॉर्म में लिखना चाहो या इसकी फॉर्म में लिखना चाहो, ये दोनों ही कहीं से भी निकालोगे तो रिलेशन क्या कहलाएगा, किरचॉफ इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है ना। अब इसको निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप जो H है, या आप मान लो DH हमने लिखा, तो DH को हम क्या लिखते हैं, H(P - H(R), ठीक है ना। ये क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से क्या आ जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी आ जाएगा, ठीक है ना। क्या हो गया, चेंज इन एंथैल्पी, ये हमने लिख दिया चेंज इन एंथैल्पी। ये होगी भाई इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, फर्स्ट। तो चेंज इन एंथैल्पी फॉर एनी रिएक्शन ये हो जाएगी, ठीक है, फॉर एनी रिएक्शन। किसी रिएक्शन के लिए अगर आप ये लिखना चाह रहे हो तो DH की वैल्यू हम ये लिख देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे देखते हैं भाई। देखिए, अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू आई हुई है, इस वैल्यू को आपको क्या करना है, चेंज करना है। कैसे करते हैं, इसको मैं DH लिख देता हूँ थोड़ा सा सुविधा की दृष्टि से। देखिए, अब क्या होता है, अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, देखिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। एट कांस्टेंट, आप जानते हो कि कांस्टेंट क्या रहेगा, किसका फंक्शन है, प्रेशर का। प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो D, हम इसे लिखेंगे DH dt एट कांस्टेंट
प्रेशर को रख दिया कांस्टेंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, DHP डिवाइडेड बाई DT, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, और लिखेंगे DHR अपॉन DT एट कांस्टेंट प्रेशर। अब आपने थर्मो में पढ़ा है, थर्मो में आपने क्या पढ़ा है कि अगर DH अपॉन DT एट कांस्टेंट प्रेशर लिखा होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, CP बोलते हैं ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, CP बोलते हैं भाई, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको तो हमने बोल दिया CP, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी भाई, यहाँ पे भी ये भी CP, इसको भी CP बोलेंगे, इसको भी CP बोलेंगे। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम CP2 और CP1 मान सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या मान सकते हैं, CP2 मान सकते हैं, इसको हम क्या मान सकते हैं, CP1। या यहाँ पे आप H1 H2 पहले से ही, इसको HP HR को आप 1 2 करके भी लिख सकते हो अपने ईजी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आगे इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ आगे, ठीक है, यहाँ पे आगे लिखते हैं। देखिए अब देखना, समझना इसको आगे। तो हमने क्या लिखा, DH डिवाइडेड बाई DT एट कांस्टेंट प्रेशर, बहुत सिंपल है। देखिए तो इसको मैंने क्या लिखा, CP लिखा, ठीक है, CP। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट का, है ना, प्रोडक्ट का CP है, और ये CP किसका है, रिएक्टेंट का है। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, या आप 2 1 करके भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये टोटल मिला के प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के लिए ये क्या है भाई, मोलर हीट कैपेसिटी चेंज हो रही प्रोडक्ट की, मतलब प्रोडक्ट की माइनस रिएक्टेंट की, मतलब क्या हो रही है, टोटल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो चेंज को हम क्या किससे लिख सकते हैं, डेल CP लिख सकते हैं, है ना। इसे हम क्या लिख सकते हैं, डेल CP, चेंज हो रहा है तो डेल लिख सकते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू आप लिख सकते हो इसे डेल CP। ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन निकल के आ गई। अगर इसी रिएक्शन को, इसी इक्वेशन को मैं डिफ्रेंशिएट करता, क्या रख के भाई, मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करता विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम रख के, ये लेता, ठीक है, इक्वेशन ये वाली लेता मैं, ठीक है। ये भी तो ले सकता था ना, DU इक्वल टू में क्या लिख सकता था यहाँ पे, U प्रोडक्ट माइनस U रिएक्टेंट, ये लिख सकता था। और ये लिख के मैं अगर इसको पूरा डिफ्रेंशिएट करता तो मेरी इक्वेशन क्या निकल के आती। तो आपको करने की तो ज़रूरत है नहीं, देखो डेल U आ जाता, DT आ जाता, अभी हमारा कांस्टेंट क्या रहता, वॉल्यूम। तो आप जानते हो D, अगर इसी चीज़ को मैं क्या लिखूं, DH अपॉन DT एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखूं तो ये क्या हो जाता है, CB हो जाता है, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा हीट कैपेसिटी वाला, ठीक है, थर्मोडायनेमिक का टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक में हम पढ़ते हैं CP और CB, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो CP और ये CB, और ये ऐसे ही निकल के आता पूरा का पूरा, और उसे हम क्या बोलते थे, डेल CB बोल देते। तो चाहे ये रिलेशन हो और ये चाहे ये रिलेशन हो, ये दोनों ही रिलेशन क्या कहलाते हैं, किरचॉफ इक्वेशन कहलाते हैं, ठीक है। ये दोनों ही रिलेशन क्या कहलाते हैं, किरचॉफ का इक्वेशन कहलाते हैं। ये किरचॉफ इक्वेशन है, और ये किसकी, इसकी कौन सी फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म है। तो आप इसको किरचॉफ लॉ बोलोगे, ठीक है ना। और मैं इसी के आगे तुमको इंट्रीगेट फॉर्म बताता हूँ, ठीक है ना। तो पहले आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, इसकी डिफरेंशियल फॉर्म को, फिर हम इसकी इंट्रीगेट फॉर्म को भी यहीं पर मैं लिख के बता देता हूँ, ठीक है। डिफरेंशियल फॉर्म को आप नोट कर लीजिए। तो देखो भाई, ये डिफरेंशियल फॉर्म थी, अब इसी को हम कन्वर्ट करते हैं इंट्रीगेट फॉर्म में। देखिए तो कैसे करेंगे, DH, ठीक है ना। अब क्या करना है, इस DT को आप उधर साइड में लेके चल जाओ, डेल CP और क्या हो जाएगा, DT हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर दो, इंटीग्रेटिंग, ठीक है ना। ये जो भी इक्वेशन आपने मानी, ठीक है ना, जो भी आप इक्वेशन इसको लेते हो, इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या कर दो, इंट्रीगेट कर दो, ठीक है। तो क्या करोगे, इंट्रीगेट करोगे D और क्या आ जाएगा, DH, ठीक है। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, एंथैल्पी चेंज हो रही है, H1 से लेके कहाँ तक होगी, H2 तक होगी, HR से लेके HP तक होगी, सिंपल सी बात। और यहाँ डेल CP तो कांस्टेंट टेम्परेचर का डिफरेंशियल करोगे, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका T1 से लेके T2 तक। तो सिंपल सी बात है, इसको डिफरेंशिएट करना, इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा DH, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, H1 से लेके H2 तक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल CP को तो ऐसे ही रहने दो,
dt का इंटीग्रेशन होगा t आएगा, ठीक है, और t1 से लेके कहाँ तक जाएगा, t2 तक। तो यानी कि डेल h2 पहले अपर लिमिट आएगी माइनस लोअर लिमिट आएगी, तो डेल h1 इज इक्वल टू डेल cp, और यहाँ पे क्या हो जाएगा t2 माइनस t1। सिंपल है, बहुत आसान है। आसान भाषा में हमने क्या बोल दिया इसको, ये बोल दिया। तो ये आपका फाइनल फार्मूला निकल के आ गया, डेल h2 माइनस डेल h1 और इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल cp और t2 माइनस t1। देखो इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल में लेके आऊँगा आगे, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये चीज़ क्या है, इनको हम न्यूमेरिकल निकालने के लिए यूज करते हैं। आपको किसी सिस्टम के इनिशियली एंथैल्पी ऑफ सिस्टम दिया होगा कुछ टेम्परेचर पे, मान लो आपको एक टेम्परेचर दे दिया 300 केल्विन टेम्परेचर, उस पर आपको रिएक्शन के लिए क्या दी है, एंथैल्पी दी हुई है। आपको बोल रहा है कि रिएक्शन की इतना टेम्परेचर मैंने कर दिया, उस पर क्या निकालो, एंथैल्पी निकालो, ठीक है। आपको टेम्परेचर भी दे रखा है और उसके लिए उसने क्या दे रखी है, आपको मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू भी उसने, डेल cp की वैल्यू भी उसने क्या कर रखी है, गिवन की होगी, दी हुई होगी। तो आप ये चीज़ क्या करोगे, वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इनका हम यूज करेंगे आगे, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन निकल के आई भाई, ठीक है। आपकी ये दो इक्वेशन बन गई थी, इक्वेशन 1 और ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब क्या किया आपने, इसको इंटीग्रेट किया तो ये निकल के आई, इक्वेशन नंबर 3 निकल के आई, एक और इक्वेशन निकल के आई। इसी प्रकार अगर हम इसको डेल यू की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, कुछ भी नहीं करना, डेल u2 माइनस डेल u1, ठीक है। u को कोई किसी बुक में e भी लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, u या e एक ही बात है, ठीक है। क्या हो जाएगा, डेल cb और यहाँ से क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1। ये आ गया, ये आ गया इक्वेशन नंबर 4 आ गया आपका, ठीक है। 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, ये दोनों मतलब एक ही बात है। तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो या इस फॉर्म में लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो मैं क्या कह दूंगा, फाइनली मैं ये बोलूँगा कि इक्वेशन जो है तुम्हारी 1, 2, 3 एंड 4 आर, ऑल आर, ठीक है ना, ऑल आर किरचॉफ्स इक्वेशन, ठीक है। सभी क्या हैं, किरचॉफ के इक्वेशन हैं, इनको आप बोलते हैं किरचॉफ इक्वेशन। तो आपके समझ में आ गया होगा किरचॉफ इक्वेशन क्या होता है, क्या बताता है, वेरिएशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हीट ऑफ रिएक्शन का वेरिएशन विद टेम्परेचर के साथ, बात खत्म, ठीक है ना। टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन होता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इससे आपको पता भी चल गया कि जो एंथैल्पी है वो फंक्शन किस किस का है, अब टेम्परेचर का फंक्शन है, और उसके साथ साथ किसका फंक्शन आ रहा है, आपका जो फंक्शन आ रहा है आपका, बताइए किसका है, प्रेशर का, ठीक है। दूसरी बात यहाँ देखते हो तो वॉल्यूम का, ठीक है। ये बात होगी। तो यहाँ तक हमने देख लिया किरचॉफ इक्वेशन। तो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चैनल को, ठीक है, और लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपके समझ में किस तरीके से आ रहा है। और अगर आपको चैनल वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है, ताकि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका अपडेट मिलेगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।